चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते रुक करते 24 मिनट में 24 बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी आज मैसूर में बाघों से जुड़े आंकड़े जारी करेंगे। इस संरक्षण अभियान की शुरुआत के बाद से भारत में बाघों की आबादी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर मैसूर में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में देश में बाघों की आबादी को लेकर नए आंकड़े भी जारी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अमृतकाल के दौरान बाघ संरक्षण के लिए सरकार का दृष्टिकोण भी अब सबके सामने पेश करेंगे। पीएम मोदी इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी कि आईबीसीए की शुरुआत भी करेंगे। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में ऐसे देश शामिल हैं जहां बिग कैट्स प्रजाति के साथ पशु बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जैगुआर और चीता पाए जाते हैं। ये संगठन इन पशुओं के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। पीएम मोदी चामराजनगर जिले में बांदीपुर बाघ अभयारण्य का दौरा आज करेंगे और संरक्षण गतिविधियों में शामिल क्षेत्र के अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और स्वयं सहायता समूह के साथ बातचीत करेंगे। तो आज आईबीसीए की शुरुआत पीएम मोदी द्वारा की जाएगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के अन्य नेता भी और बीजेपी के नेता भी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे सुबह 10:30 बजे लखनऊ से अयोध्या रवाना होंगे। सीएम एकनाथ शिंदे दोपहर 12 बजे मंदिर में महाआरती में शामिल होंगे। शाम 6 बजे सरयू पर महाआरती में शामिल होंगे सीएम एकनाथ शिंदे। साथ साथ इससे पहले आपको बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे ने लखनऊ में कहा कि मैं पहले कई बार अयोध्या आया हूं, लेकिन इस बार मुझे काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। धनुष बाण चुनाव चिन्ह मिलने के बाद महाराष्ट्र और हमारे समर्थकों में खुशी की लहर है। इस बार अयोध्या जाने की अलग खुशी है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लाखों करोड़ों हिंदूवादी लोगों का सपना पूरा हो रहा है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब का सपना था कि भव्य और दिव्य राम मंदिर बने। खुशी की बात है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सीएम योगी का काफी बड़ा सहयोग इस निर्माण में है। सीएम शिंदे ने कहा कि शिवसेना और हिंदुत्व कभी भी अलग नहीं हो सकता। तो आज सीएम एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा। देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मुगलों को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों के चैप्टर भले ही हटा दिए गए हों, लेकिन शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं और जहांगीर को कैसे भूलेंगे। उन्होंने हम पर 800 सालों तक शासन किया। जब तक लोग ताजमहल देखने जाएंगे, उन्हें क्या बताया जाएगा कि इसे किसने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी के बारे में क्या कहेंगे, जहां मुगल ताज दिल्ली जाने से पहले था। वे हुमायूं के मकबरे और लाल किले के बारे में कैसे छुपाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। इतिहास नहीं बदलेगा, हम नहीं यहीं रहेंगे, लेकिन इतिहास रहेगा। बता दें कि एनसीईआरटी ने हाल ही में 12वीं कक्षा के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में कुछ बदलाव किए थे। इतिहास की किताब से मुगल साम्राज्य से जुड़े चैप्टर्स हटा दिए गए थे इसके तहत। इसके अलावा हिंदी की बुक से कुछ कविताएं और पैराग्राफ हटाने का निर्णय लिया गया था सरकार द्वारा, जिसके बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और हादसे में रिजिजू बाल बाल बच गए। कार को मामूली नुकसान पहुंचा है। कार के लेन बदलने की गलती के कारण ये पूरा हादसा हुआ। रिजिजू जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। इस दौरान जिस ट्रक ने टक्कर मारी उसमें सामान भरा हुआ था। हादसा रामबन जिले में हुआ और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर फिलहाल वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि जिस कार में किरेन रिजिजू बैठे हैं उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद किरेन रिजिजू की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी उस कार की तरफ दौड़ते दिख रहे हैं। सुरक्षा कर्मी जैसे ही कार के पास पहुंचते हैं, उतने में ही किरेन रिजिजू अपनी कार से बाहर निकलकर खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो में रिजिजू को देखकर लग रहा है कि उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। साथ ही उनके साथ उस कार में सवार अन्य लोग भी सुरक्षित हैं। फिलहाल स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और रिजिजू इस हादसे में पूरी तरह से सुरक्षित है। तो जम्मू से श्रीनगर जाते समय ये पूरा हादसा हो जाता है जब उनकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है और वो बाल बाल बच जाते हैं।
बात करेंगे कोरोना वायरस की, क्योंकि देश में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना वायरस के 6,155 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 3,253 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। 3 दिन बाद केसेस में स्थिरता देखने को मिल रही है। देश में 31,194 लोगों का इलाज फिलहाल चल रहा है। वहीं पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 5.63% पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग पर नजर रखने वाली कमेटी INSACOG ने खुलासा किया है कि देश में रोजाना सामने आ रहे कोरोना वायरस के केसेस में 38.2% केस XBB.1.16 ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से पाए जा रहे हैं। ये वेरिएंट XBB.1 वेरिएंट की तुलना में 1.27 गुना और XBB.1.5 वेरिएंट की तुलना में 1.17 गुना ज्यादा तेजी से इंसानों में फैलता है। इस वेरिएंट में कई तरह की एंटीबॉडीज के प्रति रोधक क्षमता भी है। फिलहाल केसेस में आज स्थिरता पाई गई है। तो देखिए, बात करेंगे चीन सीमा के बारे में। चीन सीमा पर नजर रखने वाला तेजपुर वायुसेना स्टेशन आज चर्चा में रहा, क्योंकि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तेजपुर वायुसेना बेस से चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश उनके द्वारा की गई। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन और भारत आमने सामने खड़े हैं। मतलब साफ है कि चीन के साथ भारत दो हाथ करने से पीछे नहीं हटेगा। देखिए रिपोर्ट। तेजपुर वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरने के लिए तैयार फाइटर जेट सुखोई 30 MKI। वायुसेना के बेड़े में शामिल सुखोई 30 का कोई मुकाबला नहीं है। वो जब आसमान की तरफ छलांग लगाता है तो दुश्मन भी कांप जाता है। दुश्मन के छक्के छुड़ाने की शक्ति रखने वाला वायुसेना के वीर फाइटर ने जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उड़ान भरी तो दुनिया के देश ताकते रह गए। ये उड़ान इस मायने में ज्यादा खास है। ये नजारा भारत के सामर्थ्य और महिला शक्ति का उदाहरण है। जब देश तरक्की कर रहा है तो भारत के साथ आधी आबादी का योगदान सराहनीय है। आज भारत की सेना में महिला शूरवीरों की कमी नहीं है। वो दुश्मन देखिए, विपक्ष की जेपीसी की मांग से शरद पवार किनारा किए हुए हैं। वहीं एनसीपी की बात करें तो एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार की अडानी हिंडनबर्ग के मुद्दे पर टिप्पणी ने नया अखाड़ा तैयार कर दिया है। पवार जेपीसी की जगह सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से जांच की वकालत करते नजर आए। पवार की टिप्पणी पर विपक्ष बटा हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। हालांकि उन्होंने विपक्षी पार्टियों के बीच उभरती दरार को भी नकार दिया और कहा कि जहां कई पार्टियां एक साथ होती हैं वहां कुछ मुद्दों पर मतभेद भी रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष की जेपीसी की जांच की मांग को एनसीपी चीफ शरद पवार ने गलत ठहराया है। शरद पवार ने साफ कहा कि विपक्ष को इस जांच से कोई फायदा नहीं होने वाला है। शरद पवार ने जेपीसी की मांग को ठुकराने की वजह साफ बताई। उन्होंने कहा कि जेपीसी में 21 में से 15 सदस्य सत्ताधारी पार्टी के होंगे, इसलिए ज्यादातर लोग सत्ताधारी पार्टी के हों तो आखिर वहां देश के सामने सच्चाई कहां तक आ पाएगी। इसलिए इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्र टीम करे। एनसीपी प्रमुख ने साफ कहा कि एक जमाना ऐसा था जब सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करनी होती थी तो हम टाटा बिरला का नाम लेते थे। टाटा का देश में योगदान है। आजकल अंबानी अडानी का नाम लेते हैं। उनका देश में क्या योगदान है, इस बारे में सोचने की जरूरत है। जहां विपक्ष के कई दल शरद पवार के रुख का विरोध कर रहे हैं, वहीं संजय राउत पवार की पावर के आगे सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। साथ ही विपक्ष के एकजुट रहने का भी दम भर रहे हैं। उनका कहना है कि अडानी मामले पर चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या फिर एनसीपी की अपनी अपनी अलग राय हो, लेकिन इससे विपक्ष। बिहार में जातियों को कोडिंग सिस्टम से किन्नर वर्ग नाराज है। आपको बताएं कि उनका कहना है कि ये सामाजिक अपराध है। हम ट्रांसजेंडर्स हैं, हमें जाति में ना बांटा जाए और ना ही हमें बांटा जाए। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। बिहार में जातियों को कोड बांट दिए गए। हर जाति का अपना अलग कोड। बिहार में जाति गिनने के काम का पहला चरण अब पूरा कर लिया गया है। अब 15 अप्रैल से इसका दूसरा चरण शुरू होगा, लेकिन सरकार के इस कोडिंग सिस्टम से बिहार का किन्नर वर्ग नाराज हो गया है। जाति के सिस्टम में किन्नरों को कोड नंबर 22 दिया गया, लेकिन किन्नरों का कहना है कि ऐसा करना गलत है।
क्योंकि किन्नरों का जन्म चाहे जिस जाति में हो, जातिगत जनगणना में उनकी जाति किन्नर ट्रांसजेंडर होगी। किन्नरों का जाति कोड 22 होगा। किन्नरों की मांग है कि उन्हें जेंडर के कॉलम में रखा जाए। ट्रांसजेंडर को जाति में शामिल करना सामाजिक और कानूनी अपराध है। ट्रांसजेंडर एक लैंगिकता। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्टिव एक्ट 2019 के अनुसार ये पहले से स्पष्ट है। सरकार का जाति के रूप में पहचान देना गलत है। तमिलनाडु में दही विवाद के बाद अब कर्नाटक में अमूल दूध को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस ने कंपनी के इस कदम का विरोध किया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने का पूरी तरह से मन बना लिया है। हो सकता है कि पार्टी को उसका फायदा भी मिले। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में अमूल दूध की एंट्री के बाद यहाँ की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले दूध से राजनीति में नया उबाल आ रहा है। बढ़ते डेयरी बाजार पर हावी होने के लिए भारत के सबसे बड़े दो दूध ब्रांड की लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। दूध के बाजार में लीडर माने जाने वाले अमूल ने घोषणा की कि वो बेंगलुरु में दूध और दही बेचेगा। अमूल के इस ऐलान के बाद कर्नाटक में खलबली मची हुई है। दरअसल कर्नाटक दूसरे सबसे बड़े डेयरी ब्रांड नंदिनी का क्षेत्र है। नंदिनी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन संचालित करती है। अमूल बनाम नंदिनी की जंग तब से तेज हो गई है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर में कर्नाटक के दौरे पर दोनों संगठनों के बीच सहयोग की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमूल और नंदिनी कर्नाटक के हर गांव में प्राथमिक डेयरी स्थापित करने की दिशा में मिलकर काम करेंगे और अगले 3 सालों में कर्नाटक में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राथमिक डेयरी स्थापित नहीं की गई हो। बीजेपी यूपी में इस बार क्लीन स्वीप यानी कि 80 की 80 सीटों को जीतने की तैयारी कर रही है। जाहिर सी बात है कि ये मिशन मुस्लिमों को साथ लिए बिना पूरा नहीं हो सकता। 2019 में किसी भी मुस्लिम को यूपी में टिकट ना देने वाली बीजेपी अब मुस्लिमों पर फोकस कर रही है, क्योंकि 80 की 80 सीटें उन्होंने लेनी है। यूपी विधान परिषद में कुल 6 मुस्लिम सदस्य हैं, जिनमें 4 बीजेपी के हैं। क्या है बीजेपी का मुस्लिम प्लान, ये रिपोर्ट देखिए। 2024 के चुनाव से पहले क्या यूपी में धर्म के समीकरण बदलने वाले हैं? क्या अलग अलग पार्टियों में बिखरे मुस्लिम वोटर्स को बीजेपी अपने पाले में लाना चाहती है? बीजेपी की कुछ कोशिशें इस ओर इशारा कर रही है। बीजेपी दरअसल यूपी में 80 की 80 सीटें जीतना चाहती है और ऐसा मुस्लिमों को साथ लिए बिना मुमकिन नहीं है। इसलिए बीजेपी अब मुस्लिमों का भी विश्वास जीतना चाहती है। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी तारिक मंसूर को बीजेपी ने एमएलसी बनाया है। अब विधान परिषद में 6 मुस्लिम एमएलसी हो गए हैं। विधान परिषद में कुल 6 मुस्लिम एमएलसी, भाजपा के 4 और सपा के 2। विधान परिषद में बीजेपी के मुस्लिम एमएलसी की संख्या सपा से ज्यादा है, तो बीजेपी के कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो साफ साफ बता रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिम वोटर्स में बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर रही है। यूपी के अमरोहा में एक हिंदू परिवार ने मुस्लिम परिवार की 4 महिलाओं सहित 14 लोगों पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि तंत्र मंत्र करके मौत का डर दिखाकर उनके बेटे से 61 लाख रुपए की ठगी हुई है और 12 बीघे जमीन बिकवा दी। इस मामले में अमरोहा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के अमरोहा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के 14 लोगों पर हिंदू परिवार को जालसाजी और तंत्र मंत्र करके बर्बाद करने का आरोप लगा है। पीड़ित का कहना है कि 4 मुस्लिम महिलाओं सहित करीब 14 लोगों ने बेटे को मौत का डर दिखाकर 61 लाख रुपए ठग लिए। दरअसल पीड़ित के परिवार में पहले कई मौतें हो चुकी थी। इन लोगों ने खौफ दिखाकर 12 बीघे जमीन बिकवा दी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इन लोगों ने तंत्र मंत्र से भगवान शिव और हनुमान को प्रकट करने का दावा किया और सोने का त्रिशूल, गदा और सोने का नाग चढ़ाने को कहा।
यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के महू में जनसभा करेंगे। इस मौके पर उनके साथ जयंत चौधरी और चंद्रशेखर भी मौजूद रहेंगे। दरअसल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर अखिलेश मध्य प्रदेश के सपा में का चुनावी शंखनाद करेंगे, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा सभी सीटों पर लड़ेगी। तो महू से वो दलितों को संदेश देने की कोशिश करेंगे। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब अखिलेश अपने मिशन मध्य प्रदेश का आगाज करने जा रहे हैं। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर अखिलेश बाबा साहब की जन्मस्थली महू में होंगे। यहीं से वो शंखनाद करेंगे। इस मौके पर उनके साथ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी होंगे। यहाँ ये तीनों नेता जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश सपा के प्रदेश अध्यक्ष रामायण पटेल ने बताया कि इसी दिन कई लोग सपा में शामिल होंगे। दरअसल अखिलेश